जय हिंद। नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखिए, पर्यावरण के अंदर ये आज अगला टॉपिक है जिसका नाम है क्या, वायु यानी कि एयर। ठीक है, इसके अंदर जो फैक्ट वाले क्वेश्चन होंगे उसको मैं जल्दी से निपटाऊंगा। जहां समझाने वाली बात होगी वहां मैं आऊंगा, मैं वहां मेरा रोल होगा, वहां समझाऊंगा अच्छे तरीके से। अब देखिए, वायुमंडल में होती है हमारी, आपको पता है। अब ये कुछ लेयर होती हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल क्या होता है, समताप मंडल क्या होता है, आयन मंडल क्या होता है, ये मैं आज ही बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी कुछ जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। देखिए, जब पृथ्वी बनी थी हमारी शुरू शुरू में, तो पृथ्वी हमारी गैसों को गोला थी। वो गैसों के गोले से पहले वो लिक्विड बनी, एक भाप के रूप में लिक्विड बनी, फिर उसके बाद बनी क्या, ठोस बनी। लेकिन आज भी जब पृथ्वी गैस के रूप में गोला थी, आज भी कुछ गैसें जो है हमारी पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान है, वो है आज। तो उसी गैसों के आवरण को जो है हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। और वायुमंडल में क्या होती है, वायु होती है। और वायु में क्या होती है, वायु में अनेक प्रकार की क्या होती है, गैसें होती हैं। जैसे कि क्या है, नाइट्रोजन भी होती है इसके अंदर, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है उसके अंदर, आर्गन भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, ओजोन भी होती है। ये सब गैसें हैं। ये सारी गैसें आज भी है, और भी अन्य गैसें हैं। ये सब पृथ्वी के चारों ओर है। और इसी को क्या बोलते हैं, इनका जो आवरण, जो ये इनका जो एक लेयर है पृथ्वी के चारों ओर, जो आवरण है, जो ढकी हुई है, ये गैस है पृथ्वी को ढकी हुई है, इन्हीं को आवरण को बोलते हैं वायुमंडल। यानी कि एक मंडल है। किसका मंडल है, इसके अंदर सारी प्रकार की क्या है, गैसें हैं। इसी मंडल को क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं, क्योंकि वायु जो होती है वो अनेक प्रकार की गैसों से मिलकर बनी होती है। तो हम यूपी टेट सुपर टेट में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सुपर टेट यूपी टेट में, वो हम आइए देखते हैं। हम सबसे पहली बात तो मैं बता रहा हूं कि इसको हम निपटा देते हैं, जो वन लाइन क्वेश्चन जो है उसको निपटा देते हैं। जहां समझाने वाली बात होगी उसको हम बढ़िया करके बताएंगे आपको। अब देखिए, सबसे पहली बात तो वायु के अंदर कई प्रकार की गैसें होती हैं। सबसे पहली बात आती है कौन सी, नाइट्रोजन होती है हमारी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को जो लिखते हैं, इसको अगर हम एन के रूप में लिखेंगे, एन एक सिंबल है, एक प्रतीक है। और ये एन जो है, ये क्या हमारा परमाणु है, परमाणु यानी कि एटम है। अभी एटम सबसे छोटा होता है, अभी ये एटम है। यही नाइट्रोजन दो या दो से अधिक मिल जाते हैं तो बन जाता है, बड़ा रूप बन जाता है। इसी बड़े रूप को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं बच्चों क्या, इसी को बोलते हैं अणु बोलते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो N2 क्या है हमारा, ये मॉलिक्यूल है। ये क्या है, ये परमाणु है। और ये क्या है, ये अणु है। इंग्लिश में ये एटम है और ये क्या, मॉलिक्यूल है। ध्यान रखिए, वातावरण के अंदर जो नाइट्रोजन मिलती है वो इस रूप में नहीं मिलती, वो इस रूप में मिलती है N2 के रूप में। कितने N है, दो है। तो इसको बोलेंगे क्या, द्वि परमाणु बोलेंगे, यानी कि दो परमाणु से मिलकर बना है। डबल एटॉमिक बोलेंगे, दो एटम से मिलकर बना है। तो कई बार एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आया है कि सभी के बारे में आया, अन्य गैसों के बारे में, जहां जहां इंपोर्टेंट है बताऊंगा कि नाइट्रोजन वातावरण के अंदर किस रूप में मिलती है। तो नाइट्रोजन वातावरण के अंदर द्वि परमाणु के रूप में, यानी कि क्या है, डबल एटॉमिक के रूप में मिलती है। डबल यानी कि N2 के रूप में मिलती है क्या, नाइट्रोजन वातावरण के अंदर। ये कितनी पाई जाती है, सबसे ज्यादा ये पाई जाती है बच्चों, कितना, 78% पाई जाती है वायुमंडल के अंदर। वायुमंडल के अंदर 78% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। अब देखिए ये क्यों आवश्यक है। देखिए, अब आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा, अबे यार नाइट्रोजन 78% है, हमारी ऑक्सीजन तो बहुत कम है, आपको ऐसा लगता होगा। तो ऊपर वाले का, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि नाइट्रोजन इतने परसेंटेज है। अगर नाइट्रोजन इससे कम होती ना तो मामला खराब हो जाता। कैसे खराब होता, सुनते हैं। सबसे पहले तो इसको खत्म करें। ये पौधों के लिए क्या है, ये आवश्यक है। पौधे जो होते हैं अपना पोषण जो प्राप्त करते हैं, अपना न्यूट्रिशन जो प्राप्त करते हैं, वो नाइट्रोजन से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा नाइट्रोजन की कमी होने के कारण से पौधों में क्या डाला जाता है, यूरिया डाला जाता है। यूरिया के अंदर क्या होती है, एनपीके। एन माने क्या होता है, नाइट्रोजन। पी माने क्या होता है, पोटास। के माने क्या होता है बच्चों, पी माने होता है फास्फोरस, और के माने होता है पोटेशियम। एन माने नाइट्रोजन, पी माने क्या होता है, पी माने फास्फोरस, पी माने फास्फोरस, ध्यान रखेंगे, और के माने होता है पोटेशियम। एनपीके बोलते हैं। ठीक है, अब ये आएगा चैप्टर में, वहां बताएंगे एनपीके क्या होता है। तो हम क्या होते हैं, नाइट्रोजन की पेड़ पौधों को आवश्यकता पड़ती है उनका खाना बनाने के लिए, उनको न्यूट्रिशन के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, न्यूट्रिशन नहीं होते तो हम क्या, यूरिया मिलाते हैं, ये खाद मिलाते हैं। तो फिलहाल तो पौधों के लिए आवश्यक है। यदि वायुमंडल में यदि नाइट्रोजन उचित मात्रा में है तो पेड़ पौधों को जो है कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जमीन के नीचे जड़ें होती हैं, जड़ों तक जो है नाइट्रोजन नहीं पहुंच पाती है प्रॉपर मात्रा में, तो इसलिए हमें बाहर से क्या डाला जाता है, उसमें यूरिया डाला जाता है। कुल मिलाकर पेड़ पौधों के लिए क्या जरूरी है बच्चों, नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। अब खुद ही सोचिए, पेड़ पौधे होंगे तभी तो हम होंगे। पहले पेड़ पौधों को जिंदा रखो, उनकी जो रिक्वायर्ड है, उनकी जो आवश्यकता है उसको पूरा करो। पेड़ पौधे होंगे तो अनाज होगा, अनाज होंगे तो हम होंगे।
तो इसलिए नाइट्रोजन भी होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि ये आग लगने से बचाती है, ये इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। देखिए ऐसा होता है, हम ऑक्सीजन जो लेते हैं ना बच्चों, वास्तव में ऑक्सीजन कितनी होती है पहले यहां देख लीजिए। ऑक्सीजन होती है 21%, वैसे तो 20.009% होती है, लेकिन 21% मानेंगे आप इसको। 21% ऑक्सीजन है। अभी इसको बता रहा हूं, इसको भी समझिए। अब ऐसा है बच्चों, ऑक्सीजन जो होती है बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है, और ऑक्सीजन ज्वलनशील होती है, और साथ साथ में इसके अंदर एक क्वालिटी हो रही है, ये आग लगने में सहायक होती है। किसी को नहीं, अब जैसे कि आग लगने सहायक का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहां पे इसका मतलब ये हो गया, यदि कोई आग जल रही है, उस आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप एक मोमबत्ती समझ लीजिए, ये मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती जल रही है, जब तक ये मोमबत्ती अगर बाहर जल रही है तो इसको ऑक्सीजन मिल रही है। इसी आग को, इसी अग्नि को जो प्रज्वलित कर रही है, जो इसको जला रही है, वो वास्तव में क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इसको प्रोत्साहित कर रही है, मैं हूं और आप जलो आप। तो ऑक्सीजन सहायक होती है। ऑक्सीजन क्या होती है, सहायक होती है, किस आग लगने में सहायक होती है। लेकिन इसी के ऊपर मैं गिलास रख दूं तो इसको ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी। तो ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी तो क्या, ये मोमबत्ती भी, कैंडल जो है हमारी बुझ जाएगी। तो ऑक्सीजन जो होती है बहुत जरूरी होती है, यानी कि वो ज्वलनशील होती है, और वो किसी चीज को आग लगाने में क्या होती है बच्चों, सहायक होती है। अब बात सुनिए, अगर मान लीजिए इस पृथ्वी पर 80%, 90%, 100% ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होती, और ऑक्सीजन ज्यादा होती तो क्या होता बच्चों, मान लिया मैं सांस नहीं मैंने, अब मैंने जब सांस ली तो ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी। जब वायुमंडल के अंदर मान लिया ऑक्सीजन ज्यादा है तो सांस के द्वारा, मेरे श्वास के द्वारा क्या, मेरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा पहुंच जाएगी। अब बच्चों एक बात बताओ, मेरा शरीर जो होता है ये स्टोमच होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत गर्म होता है, इसके अंदर खाना पचता है, इसके अंदर मशीन चलती है, और मशीन के होने के कारण से इसके अंदर क्या है, हमारे पेट के अंदर अग्नि उत्पन्न होती है, इसमें अग्नि उत्पन्न होती है। अब मैंने सांस ली, और सांस जब ज्यादा ऑक्सीजन होगी उसके अंदर तो मेरे पेट में क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी, क्योंकि मेरा पेट तो पहले से गर्म है, इसके अंदर खाना पच रहा है, इसके अंदर मशीन चल रही है बहुत प्रकार की, मान लिया अभी तो ऐसे समझ लीजिए आप। तो ऑक्सीजन अगर वातावरण में ज्यादा हो और ऑक्सीजन हम ज्यादा मात्रा में लें तो इससे क्या होता है, इससे हमारे शरीर में आग लग जाएगी, इससे शरीर में आग लग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि ईश्वर ने जो है बहुत सोच समझ के बनाया है कि बेटा ऑक्सीजन तुमसे 21% ही रहोगे, इससे ज्यादा ऑक्सीजन होती रहेगी तो वो हमारे शरीर को क्या कर देगी, नुकसान कर देगी। ऐसे अब भगवान ने क्या करा है, ऊपर वाले ने क्या है, हमें नाइट्रोजन भी दी है। नाइट्रोजन जो है वो आग लगने में सहायक नहीं होती, बल्कि आग बुझाने में क्या होती है, सहायक होती है। कौन, नाइट्रोजन। अब मेरी बात सुनिए, नाइट्रोजन यदि नहीं होती और ऑक्सीजन जाती, तो अगर हमारे शरीर में नाइट्रोजन ना जाए तो हमारा शरीर अंदर से जल जाए हमारा। लेकिन वो तो शुक्र करो किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन जाती है, नाइट्रोजन क्या करती है, नाइट्रोजन हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन गई है, और ऑक्सीजन के कारण से यदि एक चांस बन जाए अग्नि जलने के, यानी कि आग जलने का, हमारे शरीर के अंदर आग होने के, आग लगने के चांस बन जाए, तो नाइट्रोजन इसको क्या कर देती है, बुझा देती है। कुल मिलाकर नाइट्रोजन का रोल ये होता है कि नाइट्रोजन जो है आग लगने से रोकता है। नाइट्रोजन जो है आग लगने को रोकता है नाइट्रोजन। तो देखिए, यानी कि हमको लग रहा है कि यार 78% यार नाइट्रोजन है, नहीं, बहुत जरूरी है नाइट्रोजन है। पेड़ पौधों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि पेड़ पौधे अपना मिनरल्स जो है, अपना खाना बनाते जो है वो नाइट्रोजन से ही बनाते हैं। उस क्रिया को बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं, वो बाद में समझाएंगे। अभी तो यहां पे इसका कोई रोल नहीं है, जहां यूज होगा बताएंगे। तो एक तो नाइट्रोजन क्या होती है, आग लगने से बचाती है, क्योंकि क्या है, ये अज्वलनशील है, ये अज्वलनशील है। दूसरी बात है हमारी क्या बच्चों, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी वातावरण में 21% होती है, इससे है ना ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो नुकसान कर जाती है। अब जैसे कि आज की तारीख में ये देख लीजिए, कोरोना वायरस है। अब कोरोना वायरस में लोग खामा जिनको जो बीमार भी नहीं है वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर लगवा रहे हैं, बिना डॉक्टर की देखरेख में ऑक्सीजन सिलेंडर लगवा रहे हैं। आपको पता है ज्यादा ऑक्सीजन लेने से हमारे फेफड़े खराब हो रहे हैं। आधे से कितने मरीज तो इसीलिए मर गए क्योंकि उनको ऑक्सीजन ज्यादा दे दी, उनको ज्यादा ऑक्सीजन देने की वजह से उनके फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया, उनके फेफड़े सैचुरेट हो गए। सैचुरेट का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी स्थिति होगी कि उनके फेफड़े अब ऑक्सीजन ले नहीं पा रहे उनके, ठीक है, उनके फेफड़े अब ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे, जितने ले पा रहे थे उन्होंने ले लिया, अब नहीं ले पा रहे क्योंकि फेफड़े क्या हो गए, संतृप्त हो गए, सैचुरेट हो गए। तो ज्यादा ऑक्सीजन भी क्या होती है, खतरनाक होती है बच्चों। इसलिए अगर कोरोना वायरस का कोई पेशेंट है तो उसको ऑक्सीजन देनी है कि पहली बात तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, डॉक्टर के बाद घर में ही आप दीजिए, लेकिन कितनी मात्रा में देनी है, कितनी रिक्वायर्ड है, ये आप उसको उतना ऑक्सीजन देना चाहिए। पता चले डॉक्टर से तो आपने परमिशन नहीं ली आपने, और सिलेंडर, कोरोना वायरस को मरीज है, सिलेंडर लगाया और पूरी खोल दी, फेफड़े खराब हो जाएंगे उससे। ज्यादा ऑक्सीजन नहीं देनी चाहिए। ऑक्सीजन का भी एक ये होता है कि इसको कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है फेफड़ों को, ये डॉक्टर की देखरेख में ही होता है, ठीक है। फिलहाल यहां पे आते हैं,
तो ऑक्सीजन जो होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन भी देख लीजिए, ऑक्सीजन का ये O जो है बच्चों, ये वातावरण में O के रूप में पाई जाती है, O के रूप में। O क्या है हमारा, एटम है, यानी कि एक अणु है। लेकिन ये वास्तव में वातावरण के अंदर ऑक्सीजन O के रूप में नहीं पाई जाती, ये पाई जाती है किसके रूप में, O2 के रूप में पाई जाती है। O2 यानी कि O2 यानी कि अब दो O मिल गए, दो O मिल गए तो क्या हो गया बच्चों, अब ये अणु हो गया। पहले ये परमाणु था, अब ये क्या हो गया, अणु हो गया। तो द्वि परमाणु के रूप में पाया जाता है, यानी कि डबल एटम के रूप में। एक एटम ये, एक एटम इसके जैसा और मिल गया तो दो एटम हो गए, यानी कि एक परमाणु ये, एक परमाणु ये, एक परमाणु ये और एक परमाणु ये, तब जाके बना है हमारा O2। यानी कि द्वि परमाणु के रूप में क्या बना हमारा O2, यानी कि डबल एटम के रूप में क्या बना है हमारा मॉलिक्यूल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। 21% पाई जाती है, इसी को बोलते हैं कि प्राणवायु। अरे एग्जाम में आपके आया है टेट में, प्राणवायु किसे बोलते हैं, हल्का सा क्वेश्चन। जीव जंतु के लिए क्या है, ये आवश्यक है, आपको पता ही है बच्चों। हम लोग क्या सांस लेते हैं, सांस में क्या जरूरी है, ऑक्सीजन भी प्राणवायु है, नाम ही तो अभी रखा गया इसका प्राणवायु। तो प्राणवायु बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन बहुत जरूरी है शरीर के लिए। मैंने बताया था ज्वलनशील है, बहुत ज्वलनशील है बच्चों। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर मान लिया कहीं कोई लोहा काटना है हमको, क्या कोई लोहा काटना है, तो लोहा काटने के लिए आग जो जल रही है उसके साथ आप ऑक्सीजन मिला दीजिए, तो कितना ही हार्ड लोहा क्यों ना हो, वो लोहा क्या है आपका कट जाएगा आपका। तो यानी कि कहने का मतलब मेरा बच्चों ये है कि ऑक्सीजन जो होती है किसी भी आग को लगाने में सहायक होती है, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन क्या होती है, बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है। हमारी बात समझ में आ गई हमारे, तो आपके चलिए ठीक है। तो ये बहुत ज्वलनशील होती है बच्चों, ज्यादा मात्रा में ये नुकसान भी कर जाती है ऑक्सीजन। आगे आते हैं बच्चों, अन्य गैसें और क्या क्या होती हैं, आग लगने में सहायक लिखा है मैंने ये, ठीक है। आइए अब अन्य गैस के बारे में पढ़ते हैं। अन्य गैस के बारे में एक होती है हमारी कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी, कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ये होती है 0.003%, 0.03%, 0.03% क्या होती है हमारी, कार्बन डाई होती है हमारी वायुमंडल के अंदर। अभी इसका रोल समझाऊंगा, इसका रोल बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी ये सारी बातें बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं रफ करना पड़ेगा। हीलियम के बारे में आ जाइए, ये हीलियम सूरज पे भी होता है और ये हीलियम हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में भी होता है, ये पृथ्वी वायुमंडल में भी होता है। इसे क्या बोलते हैं हम, हीलियम बोलते हैं, ठीक है। ओजोन, ओजोन जो होती है वायुमंडल में पाई जाती है, आपको बताऊंगा मैं आपको अभी, ठीक है, कि ओजोन की लेयर क्या होती है, ओजोन पाई जाती है। आर्गन, आर्गन जो है आपने देखा होगा 100 वाट के जो बल्ब होते हैं, उन 100 वाट के बल्ब में भी क्या होता था पहले, आर्गन होता था। तो ये आर्गन पाया जाता है हमारा, ये वायुमंडल भी पाया जाता है, और ये जो पहले कंपनी के बल्ब आते थे उसके अंदर क्या पाया जाता, आर्गन पाया जाता था। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है सूरज में भी पाया जाता है, और हाइड्रोजन जो है आपका कहां पाया जाता है, आपका ये वायुमंडल में भी पाया जाता है। हाइड्रोजन जो होता है सिंबल उसका होता है H होता है, लेकिन हाइड्रोजन जो मिलता है वो किस रूप में मिलता है, H2 के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है ये, H2 के रूप में। ये भी द्वि परमाणु हो गया, होगी ना द्वि परमाणु, क्योंकि ये तो एटम है, एक एटम ये हो गया, दो एटम हो गए, तो क्या बन गया, H2 बन गया, यानी कि डबल एटॉमिक हो गया ये। ओके, आगे चले, फास्ट चलेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि जहां समझाने वाली बात है वहां हम रुकेंगे, वहां समझाएंगे आराम से हम, ठीक है। अब ये सारी बातें हो गई। अब यहां पे आती है कि ये CO2 के बारे में आते हैं वापस हम। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये वातावरण में पाई जाती है, 0.03% पाई जाती है। अब 0.03% तो जरूर पाई जाती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इसका बहुत बड़ा रोल है, किसके लिए रोल है, खाना बनाने के लिए। किसका, पेड़ पौधों के खाना बनाने के लिए बहुत बड़ा रोल है इसका। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो पेड़ पौधे अपना खाना ही ना बना पाए, और जब पेड़ पौधे ना हो तो हम ही ना हो, क्योंकि हमारा अस्तित्व क्यों है, हमारा अस्तित्व इसलिए है क्योंकि हम साग सब्जी खाते हैं, पेड़ पौधों के द्वारा आती है, अनाज खाते हैं, हम चावल खाते हैं, ये सब कहां से आता है, ये सब पेड़ पौधों से आता है। अब देखिए पहली बात तो मैं समझाऊंगा इसको, इसमें जो फैक्ट है वो देख लीजिए। ये पेड़ पौधे अपना खाना जो बनाते हैं किससे बनाते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई माने दो ऑक्साइड से अपना खाना बनाते हैं। ओके, अभी आते हैं आगे चल के समझाते हैं। यही आपको CO2 ज्यादा हो जाए तो खतरनाक भी हो जाती है। CO2 जरूरी भी है, लेकिन CO2 ज्यादा होना क्या हो जाता है, इससे एक इफेक्ट होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी समझाएंगे, सारी बातों को एक करके अभी समझाएंगे। CO2 क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस होती है। इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग का पृथ्वी गर्म हो जाती है। पृथ्वी गर्म होने को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, जिसको बोलते हैं वैश्विक तापमान में वृद्धि हो जाती है। चर्चा करेंगे इसको हम अभी, ठीक है। तो वैश्विक तापमान है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है CO2। देखिए किसी चीज की ज्यादा मात्रा नुकसान कर जाती है, कम मात्रा भी नुकसान होती है। CO2 यदि अगर कम है तो भी पेड़ पौधे बेचारे खाना नहीं बना पाएंगे। CO2 को कैसे रोल होता है, खाना कैसे बनाते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन थे ये, ठीक है। पृथ्वी का ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। अब मैं आपको समझा रहा हूं क्या कि पेड़ पौधे अपना CO2 से खाना कैसे बनाते हैं, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले,
फिर इसके बाद ये चीज में समझानी है, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये बहुत सिलेबस है। आपको ऐसी लगता है कि 10-15 मिनट में खत्म नहीं हो सकता ये पूरा, रोज 1 घंटा देना पड़ेगा, तब जाके ही कम से कम 40-45 लेक्चर में ये सब ये खत्म हो पाएगा। ठीक है, तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैं अभी समझा रहा हूं। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। ओके, मैं रफ कर रहा हूं। प्राण वायु होती है हमारी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होती है वातावरण में सबसे ज्यादा। ठीक है, ओहो ये भी बिठा दिया, कोई बात नहीं, चलो आएगा, ये अभी आएगा। ठीक है, ये सब आएगा। अब मैं पढ़ा रहा हूं पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं उस विधि को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। आराम से समझेंगे बच्चों, बिल्कुल ठीक है। ना ही समझ में दोबारा समझा दूंगा, कमेंट में आप बता देना मुझे। 2 चीज ले ली मैंने, एक ले लिया ये हूं बच्चों मैं, और एक ये है पौधा। दोनों कुछ ही ले ली मैंने, है ना। ये क्या है? पौधा है, पौधा। अब मुझे खाना खाना है, पौधों को भी खाना खाना है, तो खाना खाने के लिए तो बनाना पड़ेगा। अब मैं हूं, मैंने बनाया है कि खाना बना रहा हूं बच्चों में, तो मैं क्या हो गया? रसोइया हो गया, रसोइया। इसको उससे समझेंगे वहां पे। अब पेड़ पौधों में क्या होता है? पेड़ पौधों में होते हैं क्या? पत्ते होते हैं, और पौधों में हरा रंग होता है, पत्तियों का रंग। हरे रंग में हरा रंग जो होता है वो होता है क्या? क्लोरोफिल होता है बच्चों। क्या होता है वो? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको हरित लवक बोलते हैं हिंदी में। तो 2 चीज आ रही है, पौधे में एक होता है, हरे पत्ते में होता है क्लोरोफिल, और इसमें होता है क्या? पत्ते। ये देखिए अभी समझाऊंगा, ये मैं लाया हूं, ये पौधा क्या है, ये पत्ता क्या है? हरा है। क्यों हरा है बच्चों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया गया है। ठीक है, ये क्लोरोफिल जो है वास्तव में अब इसमें, और ये पत्ता है, ये है पत्ता, और इसमें पाया गया है क्या? क्लोरोफिल, हरा हरा रंग जो है। अब ध्यान रखिए, ये जो पत्ता है ना, यही खाना बनेगा। पेड़ पौधों का खाना जो बनता है यही खाना बनेगा। और जहां खाना बनता है उसे क्या बोलते हैं? रसोई घर। रसोई घर बोलते हैं बच्चों। एग्जाम में कई बार आया है कि बताइए कि रसोई घर क्या होता है। एक पेड़ के अंदर, पौधे में रसोई घर क्या होता है? तो रसोई घर होता है क्या? पत्ते होते हैं, पत्तों में खाना बनता है, और जहां खाना बनता है उसे क्या बोलते हैं? रसोई घर। अब इसके अंदर खाना कौन बनाएगा? जो खाना बनाता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? रसोइया। क्या बोलते हैं इसको? रसोइया। ये हरा रंग जो है, क्लोरोफिल जो है, यही खाना बनाएगा बच्चों, यही खाना बनाएगा, हरा रंग। इसको क्या बोलेंगे? रसोइया। तो जैसे मैं रसोइया हूं और मैं किचन के अंदर खाना बनाता हूं, जो किचन जो है रसोई है, और मैं रसोइया हूं, ऐसे पेड़ पौधों के अंदर ये जो है, ये किचन है, ये रसोई घर है, इसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो रसोइया है, वो बनाएगा, खाना बनाएगा। अभी इसका यूज करेंगे अभी हम। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। तो यहां पे पौधे जो पत्ते जो होते हैं वो रसोई घर होते हैं, इसी को हम फूड फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि यहां खाना बनता है, फूड फैक्ट्री। और बच्चों इस पौधों के अंदर क्लोरोफिल होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? रसोइया। अब मैं आ जाऊं, ये मैं हूं, मैं रसोइया हो गया, खाना बनाऊंगा मैं। अब एक तो मुझे चाहिए कि गैस सिलेंडर चाहिए खाना बनाने के लिए, तभी तो आग जलेगी, तभी तो खाना बनाऊंगा। ऐसे पेड़ पौधों को तो चाहिए खाना बनाने के लिए कुछ सिस्टम। तो पेड़ पौधे तो चल नहीं सकते, वो तो एक जगह रहते हैं, तो उनको भी ऊष्मा चाहिए। उनको ऊष्मा कहां से मिलती है? वो मिलती है प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से मिलती है उनको ऊष्मा। ठीक है, यानी कि सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है ना। आपके घर में ये सिलेंडर ना हो तो क्या कच्चे चावल खाओगे आप? नहीं खा सकते। कब तक खाओगे? थोड़ा बहुत खा लोगे। कच्ची सब्जी खाओगे आप? नहीं खा सकते, पेट ही नहीं भरेगा। तो खाना पकाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक गैस सिलेंडर चाहिए, हीटर चाहिए। ऐसे ही पेड़ पौधों को क्या चाहिए बच्चों? प्रकाश, यानी कि सूर्य। तो सब चीज जरूरी है। रसोई घर भी बहुत जरूरी है, रसोइया भी बहुत जरूरी है, और गैस सिलेंडर यानी कि प्रकाश भी बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई आपको? अब आते हैं, और क्या आप चावल बनाएंगे, आलू बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, ऐसे बना लेंगे आप? पानी की आवश्यकता होगी नहीं होगी बच्चों? होगी नहीं पानी की आवश्यकता। तो इसीलिए जैसे जल और बर्तन की आवश्यकता मुझे होती है, ऐसी पेड़ पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। और जल पेड़ पौधों में कहां से जाता है? जड़ से जाएगा। कहां? तने में जाएगा। जड़ से तने में जाता है, जिन नसों के द्वारा जाता है। बट नस में इसलिए आसान भाषा यूज कर रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। भाई मेरे शरीर में नसें होती है बहुत ज्यादा। नसें क्या होती है मेरे शरीर में? एक होती है धमनी, एक होती है सिरा। ये हम बायोलॉजी भी पढ़ेंगे। धमनी को बोलते हैं आर्टरी, और सिरा को बोलते हैं वेन बोलते हैं।
तो ऐसे ही क्या होता है, इसके अंदर भी वेन होती है, सिराएं होती हैं, जिसमें क्या होता है, पानी जो है जड़ से कहां जाता है, पत्ते में जाता है, पत्तों तक तनों के द्वारा जाता है। तो उसको जो जाता है उसको बोलते हैं जाइलम। जाइलम के द्वारा पानी जो है, जल जो है, वो जड़ से जाएगा और कहां, पत्तों में जाएगा। और पत्तों में क्या बनता है बच्चों, खाना बनेगा। वही तो है रसोई घर भी। रसोई घर क्या है आपका, पत्ता। तो पत्ते में आपका जल जाना चाहिए पहली बात तो। और खाना कौन बनाएगा, क्लोरोफिल। और किस चीज की आवश्यकता है बच्चों, क्लोरोफिल क्या है हमारा, वो रसोईया हो गया हमारा, वो भी खाना बनाएगा। अब जल भी चला गया बच्चों, जाइलम के द्वारा जल भी चला गया। अब एक चीज की और आवश्यकता होती है। अब मेरी बात सुनिए, मैंने जो है, बात सुनिए, ये जो है, ये पत्ता है बच्चों, पता नहीं आपको दिख रहा है। इन पत्तों के अंदर देखिए, ये जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं, ये जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं, बड़ी बड़ी लाइनें, ये वेन होती है। वेन, वेन माने होता है सिरा होती है। और इन हर बड़ी लाइन से छोटी छोटी लाइन भी जा रही है, इधर जा रही है, इधर ये भी कट रही है। ये छोटी छोटी लाइनें हैं यहां पे, है ना, देख लीजिए आप। तो ये पहले बड़ी बड़ी लाइन, ये बड़ी लाइन गई, बड़ी लाइन, बड़ी लाइन, और भी छोटी छोटी लाइन जा रही है, छोटी छोटी लाइन जा रही है। और इनके बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं, इनके बीच में हर उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं। अब मेरी बात सुनिए यहां पे, इसको जो बड़ी लाइन जो होते हैं, इसको बोलते हैं वेन। याद नहीं करना, समझना है आपको, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं बता रहा हूं मैं आपको। इस वेन में क्या जाता है, वेन। और वेन जो होती है वो छोटी छोटी वेन में टूट जाती है। वेन जो होती है वो छोटी छोटी वेन में टूट जाती है, उसे बोलते हैं सब वेन। सब माने होता है छोटी, यानी कि उप, है ना, जैसे कि स्पेक्टर बड़ा, सब स्पेक्टर छोटा। ऐसी ये बड़ी होगी वेन, और जो छोटी छोटी वेन कट रही है उसे बोलते हैं सब वेन बोलते हैं। और इस वेन को जो ध्यान रखेंगे, अब इसी के अंदर छोटी छोटी क्या होती है, इसमें वो होती है, देखो आपको नहीं दिखेगा, किसी पत्ते को देखना, छोटे छोटे इसके अंदर बहुत छोटे छोटे, हाथ लगाओगे तो इसमें नुकीली चीजें होती हैं इसके अंदर, जो हाथ से लगेगा आपको, हाथ से। उसको बोलते हैं क्या, स्टोमेटा। उसको बोलते हैं स्टोमेटा। परेशान मत होना बिल्कुल भी, दोबारा समझो। देखो बच्चों, अभी मैंने क्या क्या ले लिया, पौधा ले लिया। पौधे में क्या है बच्चों, क्लोरोफिल है, वो क्या है, रसोईया। पत्ते क्या है, रसोई घर है, इसको क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री। खाना बनाना है तो हमें गैस सिलेंडर चाहिए, कहां से मिलेगा, प्रकाश, किसके, सूर्य का प्रकाश मिलेगा। और क्या चाहिए, जल। जल किससे जाएगा, जड़ से कहां, तने में, किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। CO2 बहुत जरूरी है, तभी तो मैंने बताया था यहां CO2। अब मैंने क्या है, देखिए इसके अंदर O2 भरी है, इसके अंदर, इस पत्ते के अंदर O2 है, O2। लेकिन O2 मतलब ऑक्सीजन है, लेकिन इस ऑक्सीजन का उपयोग पेड़ पौधे नहीं करते। पेड़ पौधे कहते हैं यार ऑक्सीजन तो हमारे लिए क्या है, बेकार है। इंसान का उल्टा है, इंसान के शरीर में CO2 होती है, जैसे सांस ली मैंने, ये तो ऑक्सीजन गई, छोड़ा, ये CO2 आ गई बाहर। इंसान के लिए CO2 जरूरी नहीं है, इनके लिए O2 जरूरी नहीं है। अब यहां CO2 का और O2 का, यानी कि ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। पेड़ पौधे कहते हैं लाओ भाई CO2 हमें दे दो और ऑक्सीजन आप ले लो। मनुष्य भी बहुत बढ़िया, मनुष्य भी कहता है भाई O2 की आवश्यकता है। इसी स्टोमेटा के जरिए क्या होता है, जो मैं CO2 छोड़ी, ये CO2 ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये CO2 ये स्टोमेटा के जरिए इसके अंदर चले जाएगा, और जो इसके अंदर जो O2 होगी उसको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जगह कम है। CO2 तो उन्होंने ले लिया, अब O2 बाहर निकाल देंगे। तो देखिए ये होता है इसी स्टोमेटा के जरिए। यानी कि पहली बात तो जल जो जाता है, मिनरल्स जो जाता है, वो जाते हैं वेन, फिर छोटी छोटी सब वेन में चले जाते हैं। अभी खाना बनेगा, जल सब में पहुंचना बहुत जरूरी है। जल पहुंचता है वेन के जरिए, और सब वेन के जरिए क्या है, पूरे उस पत्ते में पहुंच गया। क्लोरोफिल भी आ गया, जल भी आ गया, सूरज का प्रकाश भी आ गया, सब कुछ आ गया इसके अंदर बच्चों। स्टोमेटा के जरिए CO2 जो छोड़ी मैंने वो ले ली उसने, और उसके अंदर ऑक्सीजन थी वो उसने हमें दे दी, हमने, ये हो गया। अब यहां पे यही सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। अब बन जाएगा इसका खाना, बन जाएगा। अब खाना बनाएगा कौन, रसोईया। क्लोरोफिल खाना बना देगा, पत्ते के अंदर खाना बन जाएगा। अब यहां पे जो खाना बनता है बच्चों, यहां पे जो खाना बनता है, खाना क्यों खाते हैं हम, खाना खाते हैं ताकि हमें ऊर्जा मिले। भाई हमारा उद्देश्य क्या है, ताकि हम जिंदा रहें, और जिंदा किससे रहेंगे हम, ऊर्जा मिले, एनर्जी मिले। अब यहां पे एक बात सुनेंगे, यहां पे तो वास्तव में क्या होता है मैं आपको बताऊं, CO2 और जल भी पहुंच गया, और आपका क्लोरोफिल भी आ गया। क्लोरोफिल ये तो खाना बनाएगा, रसोईया है ना, किसमें, पौधों में। और लो जी गैस सिलेंडर भी आ गया, प्रकाश भी आ गया। अब बन गया क्या, खाना बन गया। और खाने का मतलब क्या होता है, हमारी ऊर्जा बन गई, खाना। इस समय खाना जो बनता है ना बच्चों, वो बनता है C6H12O6, जिसे बोलते हैं क्या, ग्लूकोज बोलते हैं हम। ग्लूकोज बन गया बच्चों, देखो पेड़ पौधों के लिए।
और आपने टीवी में देखा होगा ग्लूकोन डी, जान में जान डाल दे, शक्ति में शक्ति डाल दे, ग्लूकोन डी, है ना, विज्ञापन आता था DD1 पे, हारा थका आता था कोई व्यक्ति, उसको बच्चे कहते थे पापा हमें बाहर ले जाओ घुमाने के लिए, तो वो बहुत उदास होता था, समझे कि मैं थका हुआ हूं बहुत ज्यादा, तभी उसकी जो धर्म पत्नी होती है, बेगम जो होती है, उसकी लाती है ग्लूकोन डी मिला के, फिर वो पावरफुल बन जाता है, तो वो क्या है, ग्लूकोन डी। अब बच्चों ये ग्लूकोज बन गया। अब पेड़ पौधे क्या करें, इस ग्लूकोज को अब टूटेगा इसके अंदर, जब तक ग्लूकोज नहीं टूटेगी, ग्लूकोज को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये चैप्टर में अलग पढ़ाऊंगा, मोनो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, डाई कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पॉली कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जिसको हम सैकेराइड भी बोलते हैं, है ना, जिसको हम शर्करा भी बोलते हैं, या जिसको हम शुगर भी बोलते हैं, कई सारे नाम है इसके, इसे कई सारे नाम है। यहां पर ये ग्लूकोज बन गया, मजा आ गया पेड़ पौधों का कि भाई बहुत बढ़िया, अब क्या खाएंगे हम, इससे ऊर्जा निकलेगी, उससे क्या होते हैं, वो जिंदा होते हैं। अब यहां पे सुन लीजिए, ये सी, अब यहां पे होता क्या है मैं आपको बताऊं। अब यहां पे ग्लूकोज है टूटती है, लो साहब ग्लूकोज, फोन आ रहा है मेरा, कोई बाद में उठाऊंगा फोन। C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज बन गया। अब ये ग्लूकोज टूटेगी, किसमें टूटेगी, ऊर्जा में टूटेगी, ध्यान रखेंगे। अब ये कैसे टूटेगी, यहां से थोड़ी सी निकली क्या, 6CO2 निकली, क्या निकली, 6CO2, और क्या निकली, 6H2O जल निकला, और क्या निकली बच्चों, ऊर्जा निकली। यहां पे क्या निकली बच्चों, ये ऊर्जा निकली। फोन आ रहा है, बाद में उठाऊंगा। तो देखो ये ग्लूकोज हमारा बन गया था, हमारा क्लोरोफिल ने बना दिया, रसोइये ने। अब ये टूटेगा किसमें, CO2 में टूटा, H2O में टूटा, ऊर्जा में। यही ऊर्जा प्रयोग करते हैं पेड़ पौधे अपने आप को जिंदा रखने के लिए, यही ऊर्जा। अब बच्चों एक बात बताओ, मैं अगर एक कटोरी खाना खाया मैंने तो भी जिंदा हूं, अगर 2 कटोरी खाना खाया मैंने तो भी जिंदा हूं, 3 कटोरी या 3 थाली भर के खाना खाया मैंने तो भी जिंदा हूं। तो अंतर क्या है, अंतर यह है कि पहली कटोरी जो खाना खाया था वो, उससे इतनी ऊर्जा मिली जिससे मैं जिंदा रह सकता हूं, लेकिन दूसरी कटोरी में मैंने, दूसरी कटोरी या दूसरी थाली मैंने खाना खाया तो इससे इतनी ऊर्जा आ गई, इससे उतनी ऊर्जा आ गई बच्चों, फोन आ रहा है, इससे इतनी ऊर्जा आ गई कि उतनी ऊर्जा की भी आवश्यकता नहीं थी, और बाकी जो ऊर्जा एक्स्ट्रा मैंने खाई, एक्स्ट्रा कटोरी, एक्स्ट्रा थाली मैंने जो खाना खाया, वो किस रूप में, मेरे शरीर में फैट के रूप में, ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो गया। ऐसे बच्चों पेड़ पौधों में भी होता है। पेड़ पौधों को जब ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है, पेड़ पौधों को जब ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है, तो जितनी ऊर्जा उनको आवश्यकता है वो कन्वर्ट कर लेते हैं अपने जिंदा रहने के लिए। बाकी जो एक्स्ट्रा ऊर्जा होती है वो पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में जमा होती है। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीकार्बोहाइड्रेट, स्टार्च के रूप में, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है ये, स्टार्च के रूप में। तो पेड़ पौधों के अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा फूड के रूप में जो एनर्जी होती है, वो किस रूप में होती है बच्चों, वो स्टार्च के रूप में होती है। स्टार्च भी क्या है हमारा, ये भी हमारा कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि ऊर्जा का स्रोत है, ग्लूकोज का बड़ा भैया है ये, ठीक है, ये ग्लूकोज का बड़ा भैया है। इस पूरे प्रोसेस को ही हम बोलते हैं क्या बच्चों, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। समझ लो यहां से CO2 हमने छोड़ी, H2O हमने जमीन में डाल दिया, क्लोरोफिल हरे पत्तियों में होता है, रसोईया होता है, प्रकाश जो होता है वो उसकी आवश्यकता होती है, और ये सब किस में होता है, पेड़ में होता है, पेड़ के अंदर पौधों में होता है, सॉरी पत्तों में, और पत्ते क्या होते हैं हमारे, रसोई घर होते हैं, ये रसोईया होता है, ग्लूकोज बन गया हमारा, इसी से पेड़ पौधे जिंदा रहेंगे। ये ग्लूकोज अब टूटेगा तब ऊर्जा निकलेगी इसमें से। अब यहां से जो है ये CO2 में टूट गया, H2O में टूट गया बच्चों, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, यहां से ऊर्जा निकली। इसी ऊर्जा को जीवित रहने के लिए, यही ऊर्जा जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है पेड़ पौधों के लिए। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा ऊर्जा बचती है इसके अंदर, जो एक्स्ट्रा ऊर्जा बनती है उसको क्या बोलते हैं, हम स्टार्च बोलते हैं। यही स्टार्च कहां, पेड़ पौधों की पत्तियों में आती है। जो आज साग सब्जी खाते हैं, पालक खाते हैं, गोभी खाते हैं, इसमें जो ऊर्जा जो होती है वो स्टार्च के रूप में होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे क्या, ग्लोबल वार्मिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सब कुछ है ना, ज्यादा डीपली पढ़ा दिया हमने, कोई बात नहीं, जरूरी भी तो था। स्टार्च के रूप में ये सब लिखा मैंने। O2 का निकास हो जाता है जब CO2 जाएगी, किसके जरिए, स्टोमेटा के जरिए। आइए आगे पढ़ते हैं अब, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब देखिए अगला जो है इसका पार्ट है हरित गृह प्रभाव, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये क्या होता है आराम से समझेंगे, ठीक है।
इसको पृथ्वी का ऊष्मायन, ऊष्मायन मतलब गर्म होना, पृथ्वी का गर्म होना भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसके बारे में बात करेंगे, पृथ्वी जो है वो गर्म कैसे हो रही है। देखिए सबसे पहली बात तो ध्यान रखिए कि पृथ्वी के ऊपर कुछ गैसें ऐसी हैं, वायुमंडल के अंदर ऐसी गैसें हैं जिनके अंदर क्या हीट होती है, उनका ऊष्मा उसमें ज्यादा होती है। कुछ गैसें ऐसी हैं, जैसे कि एक गैस है CO2, अभी बताएंगे, आराम से समझो। पहले मैं बता रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इसके अंदर हीट ज्यादा होती है, ऊष्मा ज्यादा होती है। ऐसे H2O, यहां H2O का मतलब जल वाष्प है, यानी कि जल की वेपर है। वेपर वेपर माने होगा जल वाष्प, जो कहां होती है, समुद्र में होती है या तालाब या नदियों के गर्म होने से जो गर्म भाप या गर्म जल जो भाप के रूप में ऊपर उठता है उसे बोलते हैं क्या, जल वाष्प। तो यहां जो H2O है इसका मतलब है बच्चों क्या, जल वाष्प है, ये समझना पहली बात तो है, तो जल लेकिन वाष्प के रूप में है। अब आता है CH4, इन सब के बारे में बता रहा हूं, फिर बताऊंगा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। CH4, देखिए CH4 को बोलते हैं मैथेन बोलते हैं, इसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन होती है। इसके बारे में समझ लीजिए, इसको कई सारे नाम से जानते हैं। इसको एक तो बोलते हैं मार्स गैस, मार्स माने होता है दलदल, यानी कि दलदली गैस भी बोलते हैं इसको, मार्स गैस बोल दो, दलदली गैस बोल दो। एक नाम और है इसका फायर डंप गैस, फायर डंप गैस, यानी कि फायर डंप का मतलब होता है आग लगने वाली गैस। तो 3 नाम बताए मैंने, एक तो बोल दो इसको क्या, एक तो बोल दीजिए आप मैथेन, एक नाम इसका मैथेन है केमिकल नेम, इसको मैथेन बोल दीजिए, इसको आप आग लगने वाली गैस बोल दीजिए, इसको आप मार्स गैस बोल दीजिए, या इसको दलदली गैस बोल दीजिए। एक ही बात है, सबका मतलब एक ही है। ध्यान है कि मार्स गैस किसे बोलते हैं, इस CH4 को मैथेन को बोलते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है यूपी टेट में, ठीक है। एक होता है हमारा क्या, नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड है NO2। इन चारों गैसों की खास बात क्या है, इनका ऊष्मा का मान इनका बहुत होता है, इसमें हीट जो होती है बहुत ज्यादा होती है। अब मेरी बात सुनिए, यहां पे मान लिया देखिए सूरज से क्या आती है, सूरज से आता है प्रकाश आता है हमारा, सूरज से जो प्रकाश आता है वो इंफ्रारेड के रूप में आता है हमारा। इंफ्रारेड को जो होता है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब ये माध्यम क्या है ना, कुछ ऊष्मा का संचालन की कुछ विधियां होती हैं, जैसे चालन विधि क्या होती है, संवहन विधि क्या होती है, ठीक है, विकिरण विधि, विकिरण क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे अगला टॉपिक है जिसमें एनर्जी के बारे में, ऊष्मा के बारे में, वहां चर्चा करेंगे। अभी तो इतना ध्यान दीजिए, रेडिएशन के रूप में, इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में या रेडिएशन के रूप में, पराबैंगनी किरणों के रूप में सूरज से क्या आता है, प्रकाश आता है। कहां, पृथ्वी पर प्रकाश आता है। ये मान लीजिए बच्चों क्या, पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी है। और इसके चारों ओर यहां से लेके यहां तक 2000 किलोमीटर है, ये 2000 किलोमीटर, ये 2000 किलोमीटर, ये 2000 किलोमीटर, ये क्या है, आपकी पृथ्वी है। और 2000 किलोमीटर तक जो है क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल यानी कि वायु का एक आवरण है, वायु का एक घेरा है, ठीक है, बात सुना गई। अब क्या होता है, पृथ्वी पर आती है ऊष्मा, किसकी, सूर्य की ऊष्मा आती है। सूर्य की ऊष्मा जब पृथ्वी पे आई, ठीक है, कुछ सूर्य की ऊष्मा तो वातावरण से यानी कि वायुमंडल से परावर्तित होकर लौट कर वापस चली जाती है, पृथ्वी पर आ ही नहीं पाती है। लेकिन कुछ ऊष्मा जो है वो कहां आती है, हमारी पृथ्वी पर आती है। उसी जो ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है, सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर पहुंचता है, उसका उपयोग कहां किया जाता है बच्चों, उसका उपयोग पेड़ पौधे उस ऊष्मा का उपयोग अपना खाना बनाने में प्रयोग करते हैं। उसी ऊष्मा का उपयोग यानी कि उसी प्रकाश का उपयोग आजकल क्या, सोलर लाइट चल रही है, सोलर लाइट भी उसी से ही क्या होता है, चार्ज होती है। बहुत सारे काम है। अब बात यह है कि ऊष्मा आने के बाद ये टकरा के कुछ ऊष्मा परावर्तित होती है, यानी कि कुछ सूर्य की ऊष्मा, सूर्य का प्रकाश आया ऊष्मा लेके, कुछ तो ऊपर से ही परावर्तित हो गया, और कुछ जो है पृथ्वी के अंदर तक आता है। अंदर तक आने के बाद कुछ का हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पेड़ पौधों के माध्यम से एब्जॉर्ब हो जाती है, या फिर अन्य जो कामकाज होते हैं उनके, जैसे कि आपका क्या है, सोलर पैनल लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब कर ली जाती है ताकि उससे बैटरी चार्ज होती है। फिर भी कुछ ऊष्मा जो है परावर्तित, बहुत जरूरी है, परावर्तित होकर वो फिर आसमान में यानी कि कहां, अंतरिक्ष पर जाने की कोशिश करती है। एक तो ये समझे भी आप, ठीक है साहब, कोई बात नहीं। यानी कि सूर्य जो है पृथ्वी को क्या करता है, गर्म करता है, लेकिन जब वो
प्रकाश या ऊर्जा का जो रूप है वो वापस परावर्तित होता है, तो पृथ्वी ठंडी हो जानी चाहिए। पृथ्वी का ठंडा होना भी बहुत जरूरी है। अब होता क्या है यहां पे, अब समझेंगे, इसको डालेंगे CO2, H2O, CH4 और NO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या होते हैं, ये पृथ्वी के चारों ओर आवरण बनाते हैं और इनकी डेंसिटी और इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। डेंसिटी का मतलब होता है इनकी मात्रा बहुत पास पास बढ़ जाती है। छोटे छोटे कण जो होते हैं बहुत पास पास में होते हैं, पृथ्वी के चारों ओर हो जाते हैं ये। और सांद्रता का मतलब होता है इनका गाढ़ापन, यानी कि अधिक मात्रा में इनके पृथ्वी के चारों ओर क्या बन जाता है, वातावरण बन जाता है, तो डेंस बनता है, बहुत ज्यादा डेंस मतलब घना बनता है। अब फिर सुनिए, देखिए सूर्य का प्रकाश आया बच्चों, सूर्य का प्रकाश आया, कुछ तो परावर्तित हो गया, कुछ सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आया, उसका पेड़ पौधों ने उपयोग करा, अब वो वापस जाना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे ही ये वापस जाता है, ऊपर है कंसंट्रेशन लेयर है, किसकी, यानी कि सांद्रता वाली लेयर, यानी कि इसका मतलब ये हो गया बहुत घनी लेयर है, किसकी, इन सब चीज की घनी लेयर है। लेकिन जैसे ही वो सूर्य का प्रकाश टकरा के वापस जाता है, ये मना कर देती है, ये मना कर देती है, कहां जा रहे हो, ये प्रकाश कहता है भाई हम आसमान में जा रहे हैं, परावर्तित होकर जा रहे हैं। यहां पर ये सारी गैसें मना कर देती है, चलो वापस जाओ, घर जाओ, कोरोना वायरस चल रहा है, घर में बैठो, समझे, घर जाओ, कोरोना वायरस चल रहा है, घर बैठो। अब ये बेचारी क्या करती है, जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये सारी गैसें जो है सुनती नहीं है, सारी गैसें ये कहती नहीं, वापस जाओ अपने घर, जहां वहां पर पृथ्वी पर। ये अब यहां तक जाती है, फिर पृथ्वी पर आती है, और जो हमारी जो ऊर्जा होती है सूर्य की, उसमें जो परावर्तित होकर जा रही है वो वापस पृथ्वी पर आती है। सूर्य का प्रकाश की वापस आ रहा है, तो वो कैसा होता है, तो गर्म होता है। अब वो जो सूर्य का प्रकाश जब वापस आता है तो टकराता है कहां पर, पृथ्वी से टकराता है, पृथ्वी पर वापस आता है। लेकिन साथ साथ में वो कहां पर टकराता है बच्चों, वो टकराता है आपके बर्फ के जो ग्लेशियर होते हैं, वहां पर टकराता है। अब यही होता है घटना, एक तो पृथ्वी गर्म हो रही है प्लेन में, जब वो सूर्य का प्रकाश वापस, यानी कि इन लोगों ने वापस भेज दिया, एक तो पृथ्वी गर्म होगी, फिर पृथ्वी तो कोई बात नहीं, तो प्लेन है, जो प्लेन पृथ्वी है वहां पे कोई बात नहीं। लेकिन यही गर्म प्रकाश जब ग्लेशियर पर जब आएगा, ग्लेशियर पर जब पड़ेगा, तो ग्लेशियर तो क्या, बर्फ के पहाड़ है, और बर्फ जो होता है गर्मी पिघलता है। अब क्या होता है, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ जो होते हैं वो पिघलना स्टार्ट कर देते हैं। अब बच्चों क्या होगा, जब बर्फ के पहाड़ पिघलेंगे तो क्या वो पिघला हुआ पानी कहां है, वो तो नदियों में आता है, नदियों का जलस्तर बहुत बढ़ जाता है, नदियों का जलस्तर बहुत बढ़ जाएगा, पानी नदियों में जो है क्या बाढ़ भी आ सकती है, पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। वो ग्लेशियर नदियों के द्वारा वो कहां जाएगा, समुद्र में जाएगा। तो बच्चों समुद्र में जब नदियां गिरेंगी तो क्या नदियों के द्वारा समुद्र में जल जाएगा, तो समुद्र का लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो कहां से आ रहा है, वो तो ग्लेशियर से आ रहा है। ग्लेशियर क्यों पिघल रहा है, क्योंकि वो परावर्तित किरणें जो निर्वात में अंतरिक्ष में जानी चाहिए थी वो नहीं जाने दी, किसने, इन लोगों ने। CO2, H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मेथेन, इसको है ना कई सारे नाम है इसके, और क्या NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, इन्होंने मना कर दिया। अब वो परावर्तित प्रकाश के द्वारा क्या होगा, जो परावर्तित प्रकाश वापस लौट के आ रहा है, ग्लेशियर पिघलेंगे, नदी का स्तर बढ़ेगा, तो जल कहां जाएगा, जल जाएगा आपका कहां पर, समुद्र में, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, समुद्र में का लेवल बढ़ेगा। अब समुद्र के आसपास के जो देश हैं, जो सिटी हैं, जो शहर हैं, वो तो डूबेंगे, क्योंकि वो तट पर बसे हुए हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि भविष्य में जो है ग्लोबल वार्मिंग ऐसी ही होती रही। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, क्योंकि वो प्रकाश का क्या हो रहा है, वापस आ रहा है, इन लोगों ने नहीं जाने दिया। इसी को बोलते हैं पृथ्वी का गर्म होना बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, पृथ्वी का गर्म होना, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं इसको हम, ग्लोबल वार्मिंग। इसलिए सिटी जो होते हैं, जो समुद्र के किनारे सिटी है, वो कभी ना कभी डूब जाएंगी। जैसे कि लक्षद्वीप आने वाले समय में जो है वो डूब जाएगा, लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप जो है आने वाले, जो इंडिया का एक भाग है लक्षद्वीप, क्या है, डूब जाएगा। ये अन्य जो है, जो मालदीव है और भी है, ये आने वाले समय में क्या है, डूब जाएंगे, जबकि नदियों का स्तर बहुत बढ़ रहा है, क्यों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब आप क्या हो गए सर, ये वाली बात तो हम समझ गए, कि भाई परावर्तित प्रकाश कुछ तो वापस चला गया, कुछ यहां से टकरा के जाने की कोशिश कर रहा है, इन लोगों ने रोक लिया और वापस वो कहां आ गई, पृथ्वी पे आ गई। पृथ्वी पे आने के बाद ग्लेशियर पिघल गया, समुद्र का स्तर बढ़ गया। लेकिन सर इनका जो है क्यों बढ़ता है, इनका लेवल क्यों बढ़ता है? देखिए ये तो है प्रदूषण, ये प्रदूषण की वजह से है ना, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, कोई सा भी प्रदूषण हो, वायु के अंदर किसी प्रकार का प्रदूषण फैल रहा है और NO2 जा रही है, उसका एक कारण है, जैसे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, मोटरसाइकिल से ईंधन जो जल के निकल रहा है, उससे CO2। अब ये CH4 कहां से निकलता है?
बच्चों CS4 जो निकलता है, एक तो ये भी निकलता है कहां से, ये भी निकलता है आपके कारखानों से निकलता है, ये भी आपका मोटरसाइकिल जो चलती है, जो आपके परिवहन जो है वहां से निकलता है। दूसरी बात, और कहां से क्वेश्चन आया, CS4 कहां से निकलता है, ये जो धान के खेतों में से, धान के खेत, ध्यान रखें, धान के खेतों में CS4 की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। एग्जाम में सब क्वेश्चन बने हैं, मैं बता रहा हूं। तो धान के खेतों में CS4 की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इससे भी ये CS4 निकलेगी तो कहां जाएगी, पृथ्वी के चारों ओर क्या लेगी, एक आवरण बना लेगी, डेंसिटी वाला, घनत्व वाला, ज्यादा घना। और CS4 कहां निकलता है, ये CS4 निकलता है जो जंगली जानवर या पशु जो होते हैं वो जुगाली करते हैं। जुगाली का मतलब ये होता है, जब वो खाना, आपने देखा होगा, जब खाना खाने के कुछ समय बाद जो जानवर जो होते हैं वो अपना मुंह चलाते हैं, ऐसे यूं, समझ रहे हैं ना, ये मुंह चलाते हैं, ये मुंह चलाना ही बोलता है, जुगाली बोलते हैं। जब ये जुगाली करते हैं तो इनके मुंह से कौन सी निकलती है, मेथेन गैस निकलती है, तो उससे भी मेथेन गैस निकलती है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है बच्चों ये। तो देख रहे हैं, धान के खेतों से भी मेथेन निकल रही है, और जुगाली करने से भी निकल रही है, और परिवहन जो होता है इनके द्वारा जो प्रदूषण फैला उससे भी क्या होता है बच्चों, मेथेन निकलता है। अब आता है H2O। H2O पे तो हमारा कोई ज्यादा रोग नहीं है, क्योंकि समुद्र गर्म होगा, समझे, समुद्र तो गर्म ही होगा अपने आप, समझे, और जब नदियां गर्म है उससे क्या होता है, जल वाष्प निकलती है, वो भी जो है वायुमंडल में अपना स्थान बना लेती है। अब आता है CO2। ये CO2 बहुत जरूरी है, ये CO2 बहुत जरूरी है, इसको समझिए आप। देखिए बच्चों, ऐसा होता है, मैंने अभी इससे बताया, मैंने पहले बताया मैंने कि पेड़ पौधे क्या क्या लेते हैं, हमने सांस छोड़ी तो CO2 लेते हैं, वो अभी बताया था मैंने आपको, समझे, पूरा वो बताया था CO2। और जब CO2 जब पेड़ पौधे लेते हैं तो उनके पास जो बची हुई ऑक्सीजन होती है, वो ये सोचते हैं कि यार मेरी ये ऑक्सीजन तो हमारे किसी काम की नहीं है, एक काम करो ऑक्सीजन निकाल दो और CO2 रख लो, क्योंकि CO2 से पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो ऑक्सीजन निकल जाती है। अब यानी कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 रखते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब बच्चों एक बात बताओ, जब पेड़ ही नहीं होंगे, जब पेड़ ही नहीं होंगे और हमने CO2 छोड़ी, हमने मान लिया 10 पेड़ है, 10 पेड़ है और 10 CO2 हमने छोड़ी, तो 10 कोई बात नहीं, वो 10 O2 निकाल देंगे। अब जनसंख्या 10 से 15 हो गई, अब पेड़ आपने घर बनाने के पेड़ आपने 2 काट दिए, 8 रह गए, या 3 काट दिए, 7 रह गए, तो आपने 15 जनसंख्या हो गई, 15 लोग हो गए, 15 लोगों ने 15 CO2 छोड़ी और पेड़ और कम कर दिए 7। अब भैया किसी को जबरदस्ती खाना खिलाओगे तो वो तो परेशान होगा, CO2, पेड़ पौधे मना कर देते हैं कि नहीं भाई हमें इतनी CO2 की जरूरत नहीं है, हम तो क्या निकालेंगे, 7 ऑक्सीजन निकालेंगे, हम 7 पेड़ हैं, 7 ऑक्सीजन निकालेंगे और 7 CO2 लेंगे। यानी कि एक तो 7 CO2 लिया, बची हुई जो हमारी कितनी है, 6 CO2 वातावरण में ऐसी रह गई, और ऊपर से पेड़ पौधे ने ऑक्सीजन भी साथ ही निकाली, ऑक्सीजन भी साथ निकाली। अब जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या 20 हो गई, पेड़ आप और काट दिए, 5 हो गए, अब 5 हो गए, अब 20 लोग CO2 छोड़ेंगे, अब 5 पेड़ तो 5 ही CO2 लेंगे और 5 ऑक्सीजन निकालेंगे। यानी कि पेड़ काटने से आप देख रहे हैं, जैसे जैसे पेड़ काटेंगे तो वातावरण के अंदर CO2 उस पेड़ पौधे, जंगलों का विनाश होगा, जंगलों को काटेंगे आप, तो वातावरण के अंदर जो है बच्चों, वातावरण के अंदर पेड़ पौधे CO2 उतनी लेंगे जितने पेड़ पौधे अपने हिसाब से, CO2 तो फिर फ्री रहेगी, मनुष्य के द्वारा छोड़ी गई है, और CO2 क्या वो हानिकारक है, और ऑक्सीजन कम मिलेगी, ऑक्सीजन कम मिलेगी तो क्या ऑक्सीजन लेने में समस्या होगी, जैसे जैसे पेड़ काटोगे जितनी CO2 लेंगे उतनी ऑक्सीजन छोड़ेंगे वो। तो जैसे जैसे वनों का कटाव हो रहा है वैसे वैसे CO2 की मात्रा बढ़ती रहेगी, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, पेड़ कट रहे हैं, जो जितने पेड़ होंगे इतनी CO2 लेंगे, क्योंकि CO2 से खाना बनता है। तो यानी कि वनों के काटने से, जंगलों के काटने से जो है इंसान के द्वारा छोड़ी गई CO2 जो है उसका उपयोग पेड़ पौधे कम कर पा रहे हैं, और CO2 को जो होता है उसका ऊष्मामान बहुत अधिक होता है, गर्म होती है। खुद देख लीजिए, ऐसा आपने करा, हाथ गर्म हो गया आपका, अब ये CO2 कहां जाएगी, ये CO2 तो कहीं ना कहीं जाएगी, ये CO2 जाती है वायुमंडल में, और वायुमंडल के चारों ओर क्या आवरण बनाती है। तो देख रहे हैं, अब आवरण बना लिया, यानी किस किस चीज का आवरण बन गया, किसका घेरा बन गया, CO2 का भी बन गया वनों के विनाश के कारण से, H2O का जल के गर्म होने के कारण से जल वाष्प बन गई, मेथेन जुगाली करने से, या धान के खेतों से, या प्रदूषण परिवहन के द्वारा, NO2 ये भी परिवहन के द्वारा, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। ये सारी गैसें जो होती हैं वायुमंडल के अंदर एक घनत्व वाला, सांद्रता वाला, यानी कि एक घना घेरा बना लेती हैं, जिसके कारण से जो पृथ्वी से लौटकर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जाना चाहिए ना वो नहीं जाता, वो वापस पृथ्वी पर आता है, और पृथ्वी क्या हो जाती है बच्चों, गर्म हो जाती है। इसे बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग। और इनको क्या बोलते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों के कहीं ना कहीं सबका रोल क्या है, पेड़ पौधों की वजह से, पेड़ पौधों के कम होने की वजह से, पेड़ पौधों के कम होने की वजह से इनकी मात्रा बढ़ रही है। क्योंकि देखो पेड़ पौधे बच्चे होते हैं तो क्या प्रदूषण कम होता है। जैसे कि एक वर्ड है ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर क्या है, ग्रीन मफलर भी एक प्रकार को जो
सड़कें होती हैं, हाईवे होती हैं, हाईवे के किनारे क्या हरे हरे पेड़ लगाए जाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि जो शोर शराबा है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, शोर शराबा या अन्य प्रदूषण जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ग्रीन मफलर क्या है? ग्रीन मफलर का मतलब ये है कि जो हाईवे होते हैं, सड़कें होती है, उनके दोनों तरफ पेड़ों को लगा देना ताकि वो पेड़ ध्वनि प्रदूषण को एब्जॉर्ब कर ले, वो ध्वनि प्रदूषण को एब्जॉर्ब कर ले, या वातावरण में अन्य प्रदूषण जो है उनको भी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खास तौर से ध्वनि प्रदूषण को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इन पेड़ लगाने को, किसके? सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगाने को भी एक टर्म दिया गया है जिसको बोलते हैं कि ग्रीन मफलर। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है, कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या रोकते हैं? वो प्रदूषण रोकते हैं। हर प्रकार का ही प्रदूषण रोकते हैं पेड़ पौधे। और जैसे पेड़ पौधे जब वनों का कटाव करोगे तो CO2 की मात्रा बढ़ेगी, इन सब की मात्रा बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट क्यों हुआ है? क्योंकि आप हरित गृह, जो हरित गृह यानी ग्रीन हाउस क्या आपका? पेड़ पौधे, उस पेड़ पौधों को आप काट रहे हैं, उन पेड़ पौधों का क्या कर रहे हैं? तो विनाश कर रहे हैं आप, उसका विनाश कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं, विनाश होने के कारण से क्या होता है? एक इफेक्ट पड़ता है, एक पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। इसी को बोलते हैं हरित गृह प्रभाव बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। और बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसें जो है वो यही है, CO2, H2O, CH4, NO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, कई सारे नाम बताए थे मैंने, और नाइट्रस ऑक्साइड। यह है इंफ्रारेड रेडिएशन के द्वारा पृथ्वी क्या होती है? गर्म होती है हमारी, जना सूरज से रोशनी जो आती है वो इंफ्रारेड रेडिएशन के द्वारा आती है, और परावर्तित होती है, परावर्तित होकर दोबारा वो आती है कहां? ये सब इंफ्रारेड है। तो पृथ्वी जो गर्म होती है वो कौन सी रेडिएशन के कारण से? इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण से पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पृथ्वी गर्म हो रही है। ठीक है, सारे क्वेश्चन ये आए हुए हैं। आगे चले, समझ में आ गया होगा बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है बच्चों वायुमंडल। तो ग्लोबल वार्मिंग आप समझ गए। अच्छा, इसकी खोज जो करी थी ग्रीन हाउस इफेक्ट की, एक नाम था बेस्टी स्टे, बेस्टी स्टे नाम था। उन भाई साहब ने क्या करी थी? इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की क्या करी थी? खोज करी थी। अब आता है बच्चों क्या? वायुमंडल। अब वायुमंडल फिर देख लीजिए। अब ये बच्चों वायुमंडल है, ये वायुमंडल है। वायुमंडल के यहां तक 2000 किलोमीटर तक क्या है? वायुमंडल है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर 2000 किलोमीटर तक क्या है बच्चों? एक वायु का घेरा है। उस वायु के घेरे को हमने उनकी सांद्रता के आधार पर, यानी कि उनके घनत्व के आधार पर, कहां कम है, कहां अधिक गैस है और कम गैस है, मतलब उसकी सांद्रता के आधार। सांद्रता का मतलब यह, सांद्रता का मतलब यह समझिएगा यहाँ पे कि कहां कितना घनत्व है यहाँ पे। हालांकि सांद्रता को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं बच्चों, केमिस्ट्री में अलग प्रयोग करते हैं, साइंस में अलग करते हैं, और हर जगह सांद्रता का मतलब अलग होता है। एक होता है बच्चों डाइल्यूट, जिसे बोलते हैं तनु। डाइल्यूट यानी कि तनु यानी कि पतला। ये डाइल्यूट को कभी कभी हम अशुद्ध के रूप में यूज करते हैं, है ना। किसी चीज के अंदर हम पानी मिलाएंगे तो अशुद्ध तो अपने आप हो जाएगी, तो या तो अशुद्ध बोल दो, है ना, हर जगह मतलब अलग होता है। या पतला बोल दो या तनु बोल दो, इंग्लिश में डाइल्यूट बोल दो। और जो चीज गाढ़ी है, शहद है, शहद में कोई मिलावट नहीं है, वो गाढ़ा है। गाढ़ा क्यों है? क्योंकि प्योर है। तो गाढ़ा या प्योर या कंसंट्रेशन, या हिंदी में बोलते हैं इसको क्या? सांद्रता बोलते हैं। ठीक है, यहां पे इसका ये मतलब रखेंगे। केमिस्ट्री में भी इसका लगभग यही मतलब है, थोड़ा सा, है ना, हल्का सा फुल्का फर्क हो जाता है, लेकिन मतलब एक सेंस हर जगह यही आता है। कंसंट्रेशन का मतलब गाढ़ा यानी कि प्योर। अब यहां पे आते हैं, तो इसके 2000 किलोमीटर जो है उसको हमने परतों में बांटा है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, यहां से नीचे से स्टार्ट करेंगे हम, है ना। ये है आपकी क्या? ये आपका यहाँ पे क्या है? ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी से हम शुरुआत करते हैं बच्चों, पृथ्वी से शुरुआत करते हैं, ध्यान देते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसके अंदर ये है, ये पृथ्वी क्या बच्चों? ध्रुव है, ध्रुव। ये ऊपर जो ध्रुव है ये नॉर्थ पोल है, और ये कौन सा पोल है? ये साउथ पोल है। अब ये क्या? ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा, जब मैं हिसाब से ईस्ट बोल रहा हूं, ये वेस्ट बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है, यहां से ध्रुव से 8 किलोमीटर गया। कितना किलोमीटर गए ध्रुव से? ध्रुव से गए कितना? 8 किलोमीटर गया। और यहां से ये विषुवतीय रेखा होती है बच्चों, चारों तरफ ये विषुवतीय रेखा होती है बच्चों। यहां से आप गए कितना? 18 किलोमीटर। ठीक है, इसको मैं ये ले रहा हूं, मैं ऐसे ले रहा हूं मैं। तो यहां से ध्रुव से, ये ध्रुव जो है ऊपर से पोल बोलते हैं, यहां से पृथ्वी से नापा और 8 किलोमीटर तक गए, और जीरो से विषुवतीय रेखा से 18 किलोमीटर तक गए। इस बीच में जो एरिया है उसे बोलते हैं कौन सा? क्षोभमंडल बोलते हैं बच्चों, है ना। तो याद रखिए, सबसे पहला कैसे आता है? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो छा से छोटा बच्चा, तो छोटा बच्चा सबसे पहले होता है ना, छोटा बच्चा। तो छा से छोटा बच्चा, छा से ही का क्षोभमंडल। ये याद करने का तरीका है। कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहला मंडल कौन सा है। पहला मंडल याद हो जाता है ना याद दिमाग में, तो बाकी मंडल लगभग सीक्वेंस अपने आप ही याद आ जाता है। तो छा से क्षोभमंडल ही पृथ्वी है। तो यहां से ध्रुवों से जो है 8 किलोमीटर, और विषुवतीय रेखा से 18, और यहां से 8। इस बीच में जो गोल घेरा होगा हर जगह, उसे बोलते हैं क्या? क्षोभमंडल।
बच्चों याद रखना, एग्जाम में बहुत ज्यादा आजकल क्षोभ मंडल को इंग्लिश में पूछा जा रहा है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर। हिंदी में ट्रोपो कर देगा, ट्रोपोस्फीयर मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, लेकिन ऐसे क्या आएगा, ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, तो इसको आप इंग्लिश में भी याद करना है। तो 0 से 8 ध्रुवों पर विषुवतीय रेखा पर 0 से 18 ये पृथ्वी है बच्चों, नीचे है ना, ऊपर चलेंगे 2000 किलोमीटर चलेंगे चारों तरफ, 2000 किलोमीटर तक। तो इसको जो बोलते हैं ये सबसे निचली परत है। पहली बात तो कौन सी है, सबसे पृथ्वी की सबसे निचली परत है, ये सबसे ऊंची तो ये है, ऊपर की है। तो पहली बात है सबसे कौन सी परत है बच्चों, ये निचली परत है। ध्रुवों से कितनी दूरी है, 8 किलोमीटर। विषुवतीय रेखा से कितनी है, 18 किलोमीटर। इसकी एवरेज ऊंचाई, बच्चों एवरेज मैथ की बात है ना, एवरेज मतलब औसत ऊंचाई जो है, जो कितनी मानी गई है, इसकी 13 किलोमीटर ऊंचाई मानी गई है, औसत है ना, औसत का मतलब एवरेज मानी गई है, ठीक है। तो बच्चों इसको बोलते हैं कि क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फीयर। अब बच्चों क्या होता है, यहीं पर इस मंडल के अंदर गैसों की सांद्रता बहुत होती है, सबसे ज्यादा गैसें यहीं पर होती हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, समझे, अन्य सारी गैसों की कंसंट्रेशन बहुत होती है। और इसी कारण से यहाँ पे बादल बनते हैं, बारिश होती है, बर्फ यहीं से गिरती है ना, बरसात होती है, और तुम्हारे क्या बिजली चमकती है, सारी घटनाएं यही होती है। कहां पर बच्चों, क्षोभमंडल में। क्षोभमंडल के अंदर बादल बनते हैं, आंधियां भी आती हैं, बर्फ भी होते हैं, वर्षा होती है, सारी मौसम की जो क्रियाएं होती है, समझे, सारी मौसम की जो क्रियाएं होती है, मौसम परिवर्तित की, चाहे ठंड है, जाड़ा है, जो भी जो रेस्पॉन्सिबल होता है, जो जिम्मेदार होता है, वो यही परत होती है, कौन सी, क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फीयर बच्चों, ठीक है। और एक खास बात एग्जाम में क्वेश्चन आया, जैसे जैसे 165 किलोमीटर नहीं है, हाँ 165 मीटर, जैसे ही आप 165 मीटर जाओगे, आप 165 मीटर जाओ, जैसे ही आप 165 मीटर जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो तापमान में इसकी कमी होती है। हर 165 मीटर जाओगे बच्चों, हर 165 मीटर जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, लगातार कम हो जाता है। 165 मीटर है, ना कि 165 किलोमीटर, ध्यान रखें। हर जैसे जैसे ऊपर जाओगे 165 मीटर, एक डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, 165 मीटर फिर कम हो जाएगा, 65 मीटर कम हो जाएगा, 165 मीटर के जाने बाद हर 165 मीटर पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है बच्चों, ये कम हो गया, ठीक है साहब। अब यहां पे हो गया, अब यहां से जाओ 18 से जाओ 50 और 8 से जाओ 50, ये दूसरी लेयर है यहां से, है ना। एक लेयर तो बच्चों ये हो गई जब खत्म। क्या क्या खास बात है इसकी है कि सबसे निचली परत होती है, जो ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं या क्षोभमंडल हिंदी में बोलते हैं इसको, है ना। ट्रोपोस्फीयर भी आता है इंग्लिश में, लिखवा ध्यान रखना, है ना। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, ध्रुवों से 8 किलोमीटर, विषुवतीय रेखा से 18 किलोमीटर, एवरेज जो होती है कितनी होती है बच्चों, 13 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। इसी में आंधियां बनते हैं, तूफान बनते हैं, बादल बनते हैं, बरसात बनती है, ठीक है, बिजली कड़कती है, इसको बोलते हैं तड़ित, बोलते हैं तड़ित। तड़ित आया कई बार एग्जाम में आपके, तड़ित क्या है, तो आसमान में जो बिजली चमकती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, तड़ित बोलते हैं, तड़ित, ठीक है। और हर 165 किलोमीटर जाने पर क्या होता है, तापमान में कमी होती है। कितनी कमी होती है बस बच्चों, 165 किलोमीटर कमी होती है। अब बच्चों हम ऊपर गए 18 से 50 और 8 से 50, इसको बोलते हैं क्या, समताप मंडल। इंग्लिश में दूरी याद करने का, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। बच्चों इंग्लिश में दूरी याद करना, स्ट्रेटोस्फीयर। तो दूसरी परत जो होती है यहां से 50 किलोमीटर, यहां से 50, लेकिन यहां से 8 से स्टार्ट करिए और यहां से 18 से स्टार्ट करिए। तो दूसरी परत जो है बच्चों, दूसरी परत जो है उसको क्या बोलते हैं, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। ध्यान रखिए, स्ट्रेटोस्फीयर इंग्लिश में जरूर याद करना है, मैं बता रहा हूं एग्जाम में ये आ रहा है। अच्छा, इसकी खास बात क्या है, एक तो यहाँ पे तापमान क्या होता है, स्थिर होता है। तापमान में यहाँ पे उतार चढ़ाव नहीं होता, हालांकि होता है मैं कहूं, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है ना वो यहीं से क्वेश्चन आया है इसमें। हाँ, तो यूपीपीसीएस की बात होगी तो इसके अंदर मैं और भी चीजें बताता, लेकिन अभी ये टेट, सुपर टेट और ये रेलवे वाले बच्चे, एसएससी वाले बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए तो पर्याप्त है। लेकिन हाँ, यूपीपीसीएस में थोड़ा सा लोचा हो जाता है, उसमें कुछ चीजें परिवर्तित होती है इसमें भी। लेकिन फिलहाल हम तो टेट, सुपर टेट या रेलवे या उस एसएससी के साथ देख रहे हैं। तो पहली बात तो तापमान क्या होता है, स्थिर होता है। यहाँ पर कोई भी जलवायु परिवर्तन नहीं होता, ना आंधी आती है, ना तूफान आती है, कुछ नहीं आती, ना बरसात होती है, कुछ भी नहीं होती। अब एक बार बताओ बच्चों, यहाँ आंधी नहीं आएगी, तूफान नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, तो हवाई जहाज तो यहाँ चलेंगे, यहाँ पे जेट विमान चलेंगे, हवाई जहाज चलेंगे। क्यों चलेंगे, अगर जेट या हवाई जहाज को आपने इस मंडल में चला दिया, क्षोभमंडल में, तो आंधी से टकरा जाएंगे, बिजली से और चकनाचूर हो जाएगा, हवाई जहाज हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा हवाई जहाज जो है, जेट विमान जो है वो कहां चलते हैं, समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ तापमान क्या होता है, समान होता है।
और यहाँ पे जो होता है मौसम संबंधी, जो भी जलवायु परिवर्तन संबंधी या मौसम संबंधी, है ना। वैसे तो यहाँ भी जलवायु लिखना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन, है ना, यहाँ पे जलवायु परिवर्तन, मौसम भी ले लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉपर वर्ड मौसम समझ जाएगा। मौसम परिवर्तन यहाँ पे नहीं होता है, जलवायु परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अंतर होता है जलवायु और मौसम में, ध्यान रखना। मौसम जो है वो तात्कालिक एक कारण है, जलवायु जो है वो दीर्घकालीन कारण है। मौसम अभी चेंज हो सकता है, अभी ठंड है, कुछ समय बाद गर्मी हो सकती है, ये मौसम परिवर्तन है। लेकिन आज क्या है, आज जैसे कि इस समय ये महीना किसका है, ये मई का है, आज अभी मौसम ठीक है, लेकिन मान लिया आने वाले 20-21 सालों के बाद मौसम बहुत टेम्परेचर बढ़ जाए, तो हम क्या कहेंगे, यार जलवायु में बहुत परिवर्तन हो गया, पहले तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, अब गर्मी पड़ रही है। तो जलवायु परिवर्तन एक बहुत लंबे समय में नापते हैं, मौसम परिवर्तन तुरंत नाप सकते हैं, अभी ठंड है, कुछ समय बाद गर्मी हो जाए या बरसात हो जाए, तो दोनों में अंतर है, ठीक है। तो दो चीज लिखी है मैंने यहाँ पे, तो ये है, ध्यान रखेंगे। इसी समताप मंडल में बच्चों होती है क्या, ओजोन की परत होती है। क्या होती है, ओजोन की परत। अब ये ओजोन की परत के बारे में और सुन लीजिए बच्चों। पहली बात तो यही क्वेश्चन बनता है कि ओजोन की परत कहां होती है। ओजोन की परत होती है आपके कहां, समताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। यहाँ पे O3, ओजोन को बोलते हैं बच्चों क्या, O3 बोलते हैं। ये ओजोन की परत समताप मंडल में होती है, काफी मोटी होती है, 10 किलोमीटर 12 मीटर के आसपास होती है बच्चों। ये हर किताब में अलग लिखा है, ये थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो ये क्या होती है, एक लेयर होती है समताप मंडल के अंदर, ये काम करती है, छलनी का काम करती है। छलनी का काम कैसे करती है, जैसे कि चाय होती है, चाय को आप छानते हैं, छलनी के छानते हैं, तो चाय तो क्या होती है बच्चों, बाहर, चाय जो पीने वाली बाहर आ जाती है, और जो पत्ती होती है वो ऊपर रह जाती है। जो गलत चीज है, जो हम नहीं खाते, वो तो ऊपर रह जाती है, और जो बढ़िया चीज है चाय पीने की, वो छल के कहा जाती है बच्चों, सब पीते हैं, वो कप में आ जाती है। यही छलनी का काम करती है क्या, ओजोन की परत। लेकिन इसमें चाय नहीं डालनी है बच्चों, इसमें है सूर्य का प्रकाश। बच्चों सूर्य के प्रकाश के अंदर जो है अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, ठीक है। ये अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है कई प्रकार की होती है, अल्फा भी होती है, बीटा भी होती है, गामा भी होती है ना, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, ऐसे कई बोलते हैं, वो आगे आएगा, उसके बारे में बताएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आया उससे। तो यहां पे क्या होता है, ये ओजोन की परत जो होती है यहां पर समताप मंडल में, जब सूर्य की का प्रकाश पराबैंगनी किरणें आती है, तो ये जो होता है छान देता है यहाँ पे किसको, परावर्तनी किरण, वो अल्ट्रावायलेट रेज को, यानी कि पराबैंगनी किरणों को। जो पराबैंगनी किरणें खतरनाक होती है वो वापस टकरा के वापस चली जाती हैं, और जो अच्छी होती है, जो हमारे लिए जरूरी है, वो छन के कहा जाती है, पृथ्वी पर आ जाती है बच्चों। ये तो बढ़िया बात है, पृथ्वी को है, अच्छी बात है। लेकिन क्या हो रहा है बच्चों आजकल प्रदूषण से क्या हो रहा है, आजकल प्रदूषण से ये जो छलनी है, अगर छलनी में छेद हो गए, आप खुद सोचिए, चाय बनाते हैं, चाय छानते हैं, उस छलनी में छेद हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, चाय की पत्ती आई रह जाएगी, चाय की पत्ती आ जाएगी तो नुकसान है आपके लिए। तो यही हो रहा है बच्चों, चाय की छलनी, यानी कि यहाँ पर जो ओजोन की परत जो काम कर रही है चाय की छलनी का, उसमें यदि छेद हो जाएंगे तो अल्ट्रावायलेट किरणें जो आ रही है वो तो डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाएंगी, और पृथ्वी पर क्या, मनुष्य भी, पेड़ पौधे भी है, पेड़ पौधे जलने लगेंगे, मनुष्य को हो जाएगा क्या, कैंसर हो जाएगा। कौन सा कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, त्वचा कैंसर हो जाएगा। तो ओजोन की परत छेद क्यों हो रही है आजकल, उसका सबसे बड़ा एक कारण है ओजोन की परत को छेद होने का, वो एक गैस है जिसका नाम है बच्चों CCl2F2। इसे कई सारे नाम है, याद कर लेना। ये ओजोन की परत को छेद कर रहे हैं, जो कि हानिकारक है, क्योंकि जितनी पतली होगी उतना नुकसानदेह हमारे लिए है। जितनी चाय की छलनी में जितने छेद होंगे, चाय उतनी खराब आएगी छल के। तो ये भी पतली हो रही है आजकल, क्यों हो रही है, CCl2F2। ये क्या है बच्चों, याद, इसके कई सारे नाम है, सब याद करने हैं, ठीक है बच्चों। केमिस्ट्री का वर्ड है ये, मैं आपको बताऊं, ये सब बोलते हैं, F2 बोलते हैं फ्लोरो, Cl को बोलते हैं क्लोरो, और C को बोलते हैं कार्बन। क्या बोलते हैं, कार्बन। कितने हैं बच्चों, ये 2 हैं, ये कितने हैं, 2 हैं, ये कितना है, 1 है। 2 को बोलते हैं डाई बोलते हैं। तो बच्चों डाई बोलते हैं, तो डाई, ये क्या, फ्लोरो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डाई फ्लोरो। और बच्चों ये डाई क्लोरो, क्या बोलते हैं, डाई माने 2 क्लोरो है, 2 क्लोरो। और ये क्या है, सी क्या है बच्चों, कार्बन है। क्या है, कार्बन। एक नाम तो इसका ये हो गया, एक नाम ये हो गया। एक नाम क्या है इसका, डाई फ्लोरो, डाई क्लोरो। और अंतरराष्ट्रीय नाम जो होता है एक कार्बन का अंतरराष्ट्रीय नाम होता है, उसे बोलते हैं मेथेन। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है ना, एक कार्बन को बोलते हैं क्या, मेथेन बोलते हैं। तो सब कुछ वही है, डाई फ्लोरो, डाई क्लोरो। अब की बार कार्बन मत बोलो, यहां क्या बोल दो बच्चों, मेथेन बोल दो। ध्यान रखें, यहां तक ये भी यही है ना,
तो इसके एक नाम क्या हो गया, डाइक्लोरोकार्बन, या दूसरा नाम क्या हो गया, डाइक्लोरो, अब की बात क्या बोल दिया इसको मैंने, मेथेन बोल दिया। बच्चों इसको मैं CFC बोलता हूं, C और ये हो गया FO और ये हो गया CFC। बच्चों चाहे तो आप इसको यहां भी ऐसे कर सकते हो, इसको CF2 पहले लिख दो और Cl बाद में लिख दो, ठीक है, तो CFC, इसको CFC भी बोलते हैं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब की बार डाई नहीं लगाया मैंने, सब एग्जाम में आपने ध्यान रखना, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोल दो, या बच्चों कार्बन की जगह नाम लिख दो क्या, मेथेन बोल दिया आपने, एक ही बात है। मैंने बताया ना कार्बन को क्या बोलते हैं हम अंतरराष्ट्रीय नाम में, मेथेन बोलते हैं। तो नाम क्या क्या हो इसके, इसका एक नाम बोले बच्चों, इसको फ्रीओन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फ्रीओन, यहां लिख रहा हूं मैं, फ्रीओन। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, होता है मैं रफ कर दूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, पॉज कर लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए तो देखो कितने सारे नाम है इसके जो है, यानी कि जो नुकसान कर रही है, जो गैस फ्रिज से निकल रही है, ये गैस जो होती है, ये ओजोन की परत छेद क्यों हो रही है, उसको एक गैस सबसे ज्यादा नुकसान करती है, इस ओजोन के परत को एक गैस जो है सबसे ज्यादा हानि पहुंचा रही है, पतली कर रही है, छेद कर रही है, वो कौन सी है बच्चों, CFC। ये कहां से निकलती है, ये फ्रिज से निकलती है, ये बड़े बड़े AC के प्लांट जो होते हैं ये AC से निकलती है, तो AC से निकलती है CFC, फ्रिज से निकलती है, ये बड़े बड़े जो औद्योगिक सेंटर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहां से निकलती है CFC का क्या नाम है बच्चों, CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोमेथेन बोल दीजिए, या बोल दीजिए क्या, डाइक्लोरोमेथेन, या डाइक्लोरोकार्बन बोल दीजिए, या इसका एक नाम हो रहा है क्या बच्चों, फ्रीओन होती है। ये गैस हानिकारक है, ये गैस जो है यहां पर समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ओजोन की परत में क्या कर रही है बच्चों, छेद कर रही है, और जिस कारण से क्या था कि जो पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रे है वो पृथ्वी पर डायरेक्ट आ रही है, और पेड़ पौधे जल रहे हैं, है ना, नष्ट हो रहे हैं, और इंसान को भी स्किन कैंसर हो रहा है। तो इसकी सुरक्षा के लिए, ताकि ये CFC कम निकले, CFC कम निकलना चाहिए, इसके लिए समय समय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं कि भी CFC कम निकले, जिससे कि ओजोन की परत जो है वो सेफ रहे, वो सुरक्षित रहे बच्चों। ये तो इसके लिए हर साल जो है ध्यान रखेंगे, हर साल 16 सितंबर को है ना, 16 सितंबर को हर साल ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर याद रखना, कई बार एग्जाम में आया, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, और उद्देश्य क्या होता है, ओजोन के परत को सुरक्षित रखना, जो कि ओजोन की परत किसको रोकती है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है पृथ्वी पर डायरेक्ट आने से। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अब आते हैं बच्चों 50 से 80, इसे बोलते हैं मध्य मंडल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मीसोस्फीयर, ठीक है, मध्य मंडल ये क्या बोलते हैं, मीसोस्फीयर, जो 50 से 80 है ना, 50 से 80 किलोमीटर के बीच में होती है। कोई खास बात नहीं है, ये सबसे ठंडी परत होती है, यहां से ना, ये पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ये सबसे ठंडी लेयर होती है। अब मैं आपको बताऊं, कोई उल्का पिंड आता है, जब दूसरे ग्रह से जो है कोई बहुत बड़ा पहाड़ या पत्थर टूट के आया, जो पत्थर टूट के आता है, तो जैसे ही वो यहाँ वायुमंडल में करेगा, वायुमंडल में क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण, हाइड्रोजन और हीलियम के होते हैं यहाँ पर। तो हाइड्रोजन और हीलियम के तो जैसे ही वो अंदर एंटर करके, कोई ये मान लो उल्का पिंड है, उल्का पिंड दूसरे ग्रह से आया है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन मतलब रगड़ होती है इनके अंदर, तो यहाँ कोई जल नहीं पाता। यहाँ पे आता है आयनमंडल में, तो ये जलना स्टार्ट हो जाता है, ये जलना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर आयनमंडल में। लेकिन जैसे ही मध्य मंडल पहुंचता है, यहाँ पर बहुत सारी गैसें होती हैं, और यहाँ पे यह फ्रिक्शन इतना तेज होता है, ये घिस घिस के इसमें आग लग जाती है, और यहीं पर नष्ट हो जाते हैं। यही मध्य मंडल में क्या होते हैं, उनका पिंड जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं बच्चों ये, ठीक है। तो सबसे ठंडी परत है, उनका पिंड जलकर कहा, तो यहाँ पर राख हो जाते हैं। अब आता है आयन मंडल, इसको बोलते हैं क्या, आयनोस्फीयर बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, आयनोस्फीयर। ये 80 से 400 किलोमीटर के बीच में होती है बच्चों, 80 से 400 किलोमीटर के बीच में होती है। सबसे पहली बात तो जब उल्का पिंड आया तो वायुमंडल जलता नहीं है, यहां से जलना स्टार्ट करता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर तो हाइड्रोजन और हीलियम है, क्योंकि सूरज के पास क्या है, सूरज के पास हाइड्रोजन और हीलियम है, और जो पराबैंगनी किरणें आती है वो क्या लेके आती है, वो हाइड्रोजन और हीलियम ही लेके आती है बच्चों, और हाइड्रोजन हीलियम लेके आती है, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम है, लेकिन यहाँ पे अन्य गैसें भी होती है। तो यहां से क्या होता है, उल्का पिंड चलता है, यहाँ पे कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ जलना स्टार्ट होता है, और मध्य मंडल में जलकर क्या हो जाता है, राख हो जाता है बच्चों, बिल्कुल। तो इसकी खास बात क्या है,
उल्कापिंड यहाँ से जलना शुरू होती है, जलकर राख तो यहाँ पे होती है, लेकिन यहाँ से क्या होती है, शुरू होती है। अच्छा, रेडियो तरंगें परावर्तित होती है बच्चों। ऐसा होता है लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव होती है, शॉर्ट वेव, लघु तरंगें होती है ना, और दीर्घ तरंगें होती है। ये हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इसमें हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लिए हैं, इसके अंदर उसी हिसाब से बताएंगे। ये हम ज्योग्राफी वाले से बताएंगे लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव जो होती है क्या होती है, लेकिन इनको एक भाषा में रेडियो तरंगें बोलते हैं इनको। ये रेडियो तरंगें जो होती है, तो पृथ्वी से, ये पृथ्वी है, पृथ्वी से हमें सिग्नल लेना है, ठीक है, पृथ्वी से हमें सिग्नल लेना है। यहाँ पे हमें फोन चलाना है, यहाँ पृथ्वी फोन चलाना है, टेलीविजन चलाना है, इंटरनेट चलाना है, सैटेलाइट फोन चलाना है। तो एक स्थान से यहां जाते हैं और ये आयनमंडल में जाकर परावर्तित होकर दूसरे स्थान की पृथ्वी पर, वहां पर ये चीजें मतलब छोड़ी जाती है। क्या ये रेडिएशन, ये रेडियो तरंगें छोड़ी जाती हैं। तो एक स्थान से यहां से छोड़ा और ये टकरा के और इस वाले दूसरे कोने तक ये रेडियो तरंगें आ जाती हैं। इन रेडियो तरंगों का उपयोग क्या होता है बच्चे? रेडियो तरंगों से फोन चलते हैं, इंटरनेट चलता है, सैटेलाइट फोन चलते हैं, समझे। चाहे आपको मौसम संबंधी जानकारी हो, कोई सी भी जानकारी हो, शिक्षा संबंधी, इंटरनेट, कुछ भी हो, सारी जानकारियां जो इंटरनेट से प्राप्त होती है वो सब शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव होती है। वो सब कहां से परावर्तित होती है बच्चों? वो सब आयनमंडल से परावर्तित होती है, ठीक है। तो इसका यही है उपयोग है बस इसका, कि उल्कापिंड जलना स्टार्ट हो जाते हैं और रेडियो तरंगें यहां से परावर्तित वापस टकरा के आती है, जो सैटेलाइट के माध्यम से हम छोड़ते हैं और सैटेलाइट के माध्यम से रिसीव करते हैं, ठीक है। अब आता है आखिरी मंडल, वायुमंडल, एक्सोस्फीयर। ये 400 से 2000 किलोमीटर के बीच में होता है। यहाँ से है ना, यहाँ से 400 हो गया, 400 से ऊपर जाओगे 2000 किलोमीटर तक ये होता है हमारा वायुमंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्या? एक्सोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सोस्फीयर। अब ये सबसे पहले बात है, ऊपरी परत है। एग्जाम में ये आएगा, सबसे ऊपरी परत कौन सी हमारी? एक्सोस्फीयर है। इसके अंदर हाइड्रोजन, हीलियम सबसे अधिक पाया जाता है। अरे वो तो पाया ही जाएगा बच्चों, क्योंकि सूरज सबसे पहले, सूरज की जो परावर्तित किरणें होती है सबसे पहले कहां यही आती है, और सूरज में क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम ही है। सूरज के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों है बच्चों? हाइड्रोजन और हीलियम के कारण तो है, तो इसलिए सबसे ज्यादा हाइड्रोजन हीलियम नहीं पहुंचता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम सबसे अधिक है। इसके ऊपर जैसे ही जाओगे बच्चों, इसके ऊपर यहां से ना, यहाँ 200 किलोमीटर के ऊपर जाओगे तो कुछ भी नहीं है, कोई भी गैस नहीं है, कोई भी गैस नहीं है, यानी कि कुछ भी नहीं है। इसे बोलते हैं कि निर्वात बोलते हैं हम। निर्वात यानी कि वैक्यूम बोलते हैं, या अंतरिक्ष बोलते हैं हम इसको। निर्वात बोल दो, वैक्यूम बोल दो, अंतरिक्ष बोल दो। अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है 2000 किलोमीटर के बाद, क्या शुरू होता है? अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है बच्चों। बात समझ आ गई? बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके कैसे नाम याद कर लेना। सीएफसी को क्या बोलते हैं? फ्रीऑन भी बोलते हैं, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोकार्बन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन, या क्लोरोफ्लोरोमेथेन, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कई सारे नाम है बच्चों। और ग्रीन हाउस इफेक्ट CO2 बहुत खतरनाक होती है। CO2 और जल, ये दोनों ज्यादा आते हैं बच्चों, ये दोनों ज्यादा आते हैं। हरित गृह प्रभाव, जो हरित गृह गैस कौन सी है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो ज्यादातर CO2 और H2O आता है। मैंने बता दिया है ना, तो समझ में आया तो लेक्चर को बैक करो और उसको सुनो आप और देखो। तो ये अभी हो गया। अब इसके अंदर एक देखिए बच्चों, लेक्चर लंबा हो रहा है, लेकिन आज तो मैं बताऊं ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं चाहता हूं 10-15 मिनट के अंदर फटाफट खत्म करा देता हूं पूरा वो, बल्कि मैंने देखा लोग तो 15 मिनट के अंदर पूरा ये चैप्टर खत्म करा देता। ये एक ही चैप्टर चल रहा है जो अभी कल पढ़ाया था मैंने और आज पढ़ाया। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, जल ऊष्मा ऊर्जा के नाम से है ये एनसीईआरटी की किताबों में ये, ठीक है। तो ध्यान रखें, तो सब कुछ कवर करना है। तो इसका अभी एक पार्ट हो रहा है इसी एयर का, और जो जिसने देखा होगा समझ गया होगा कि यार सारे क्वेश्चन मिले हैं एग्जाम में, तो क्यों हम कंजूसी करें। एक लेक्चर में इसका एयर का और बनाऊंगा मैं, फिर ऊर्जा का बनाऊंगा, ये साइंस का पार्ट स्टार्ट है लगभग। तो इसको आप कतई ये मत सोचना बिल्कुल भी सर कितना पढ़ाओगे, 15 मिनट में पढ़ने से फायदा क्या। मेरा उद्देश्य है बच्चों को समझाना। मैं खुद कह देता हूं, यहाँ पे रखने वाली चीजों की मैं कहता हूं यहाँ मेरा कोई रोल नहीं है, यहाँ पे जो है मैं देख देखिए बता देता हूँ। और जहां समझने वाली बात होगी, दिमाग में कैसे डाला जाए, किस कहानी के माध्यम से डाला जाए, वो मैं जानता हूं, वो मैं आपको दूंगा। मैं बात समझ आ गई। अब जो है इसी का एयर का, क्योंकि अभी एयर से ही क्या मतलब वायु बनती है, वायु एयर ही है, और वायु से क्या वायुमंडल, तो ये वायुमंडल ही तो चल रहा है बच्चों ये। तो अब जो है हमारा लेक्चर थोड़ा सा बचा है इसके अंदर, वो आगे लेक्चर में हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, समझे। जो भी देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने दोस्तों को बताइए कि भाई यहाँ पे पढ़ाया जाता है, डीपली पढ़ाया जाता है, अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक है। बात में आ गई। मैं समझता हूँ कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं जो है मतलब ज्यादा तो नहीं पढ़ा रहा, मैं कभी ऐसा लगता है कि कहीं मैं अनावश्यक रूप से तो नहीं समझा रहा। फिर बाद में जब मैं अपने यूट्यूब पे देखता हूँ तो मुझे लगता है तो ठीक है बच्चे समझ रहे होंगे। फिर भी समझ में ना आए ना बच्चों, तो आप कमेंट जरूर करिए आप लोग, या कोई टॉपिक नया पढ़ना है तो आप बताइए। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है ना बच्चों, तो अपने दोस्तों जरूर बताइए,
इससे मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि हाँ यार हमारे जो बच्चे हैं हमारा लेक्चर देख रहे हैं, समझे। तो ऐसे अगर हमारे सब्सक्राइब बढ़ते रहते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है 3-4 दिन तक हमारा वो सब्सक्राइब नहीं बढ़ता, तो हमें लगता है कि यार पढ़ाई नहीं पढ़ाए बच्चों को। तो अपने जो भी क्लासमेट है, क्लास में ग्रुप है आपका, समझे, उन सबको बताइए और उनके कहिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करें। ये काम आप जरूर करें बच्चों, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो आज के इतना काफी है, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार, गुड नाइट।